गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा पार्ट एक में हम पढ़ रहे थे गुप्त साम्राज्य। हमने गुप्त साम्राज्य के शासकों के बारे में जाना, उनकी उपलब्धियां देखी कि गुप्त वंश के किस शासक के समय क्या हुआ। जैसे स्कंदगुप्त के समय जो है हूणों के आक्रमण हुए और स्कंदगुप्त ने उसको पराजित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है शकों को पराजित किया। शकारी और विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां हमने देखी। तो इस प्रकार गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे उनकी उपलब्धियों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आज का टॉपिक हमारा रहेगा गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियों में ज्ञान विज्ञान कला साहित्य इस क्षेत्र की जो उपलब्धियां होती है वो आती है। तो इसके बारे में देखेंगे अपन। इसका 4 अंक का प्रश्न बनता है। कितने अंक का प्रश्न? 4 अंक का। और शायद इस बार आया है ये 4 अंक का प्रश्न। गुप्त वंश की कोई 4 सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए, इस तरह का प्रश्न आ गया। लेकिन छोटे प्रश्न कई बनेंगे इसमें, तो छोटे प्रश्न देखेंगे अपन इसमें। देखो, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है। गुप्त सम्राट वैदिक धर्म को मानने वाले थे। ये इस तरह छोटे प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। गुप्त सम्राट वैदिक धर्म को मानने वाले थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो अश्वमेध यज्ञ भी किया था। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, ये हमने देखा। उनके वर्णन में भी उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को प्राश्रय दिया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी पराश्रय दिया। खुद हिंदू धर्म के थे लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी पराश्रय दिया, यानी कि सभी धर्मों का वो सम्मान करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया। ये आपके 1 नंबर का प्रश्न बनेगा। कितना? 1 नंबर का प्रश्न बनेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि या तो फाहियान कौन था ऐसे पूछा जा सकता है। तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। और इसने एक पुस्तक लिखी, जो पुस्तकों के नाम की सारणी मैंने आपको भेजी उसमें है। फाहियान की पुस्तक का नाम है फो कोकी। फो और फिर छोटी सी डेस है, फिर आधा क है वह वो ओ की मात्रा, और फिर छोटी डेस और फिर की। फोक वो की फाहियान की पुस्तक का नाम है। वो एक यात्रा वृतांत है। फाहियान भारत आया और उसने भारत का भ्रमण किया और उसने भारत की राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक जो स्थिति देखी उसने अपनी पुस्तक फोक वोकी में लिखा। और उसके बारे में यानी गुप्त साम्राज्य के बारे में उसकी पुस्तक से हमें जो है कई प्रकार की जानकारी मिलती है। उस समय की राजनीतिक समाज कैसा था उस समय का, ये सारी जानकारी जो है गुप्त शासकों के बारे में हमें फोको की पुस्तक से पता चलती है। ठीक है, तो इस पे अंडरलाइन करके प्रश्न बना देख लेना इसका फाहियान का। आगे देखो, उसके विवरणों से, उसके किसके? फाहियान के। उसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था, उसमें अपराध बहुत कम होते थे और कर भार भी बहुत कम था। ये फाहियान ने अपनी पुस्तक में लिखा कि साम्राज्य बिल्कुल सुव्यवस्थित था, अपराध भी बहुत कम होते थे, चोरी करना तो लोग जानते ही नहीं थे, अपने घरों के ताले नहीं लगाते थे, ऐसा लिखा था फाहियान ने अपनी पुस्तक में। यानी चोरी नहीं होती थी इसलिए लोग घरों के ताले नहीं लगाते थे। कर भार भी जनता पर बहुत कम था। तो ये उस समय के शासकों के बारे में है। राजभाषा संस्कृत थी। यहाँ से साहित्य के क्षेत्र में देखो इसकी वो बनती है, आपके 3 पॉइंट बनेंगे इसके। तो उसमें राजभाषा भाषा संस्कृत थी। अभिज्ञान शकुंतलम साहित्य के क्षेत्र में जो वर्णन है उसका यहीं से वर्णन है आपका कि गुप्त काल में राजभाषा संस्कृत थी। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक तथा रघुवंशम महाकाव्य थे। किसके हैं अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम? कालिदास के। महाकाव्य के रचयिता कालिदास इसी काल के थे, गुप्त काल के। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त तथा सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए। तो यहाँ तक। और आगे देखो, रामायण महाभारत तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई। तो ये जो आपका इस साहित्य के क्षेत्र में इसका वर्णन होगा। रामायण महाभारत तथा मनु संहिता वर्तमान रूप में, जो वर्तमान रूप है उसका, वो गुप्त काल में ही सामने आई। गुप्त काल में यहाँ तक हो जाएगा आपके उसका साहित्य के क्षेत्र में। यहाँ आप पॉइंट लिख लेना। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों का पहला पॉइंट होगा
साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य आप लिख लो, साहित्य के क्षेत्र में। आप किताब खोल के बैठो तो यहाँ 1 नंबर डाल के लिखो साहित्य के क्षेत्र में। दूसरा पॉइंट होगा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, और तीसरा पॉइंट होगा कला के क्षेत्र में। तो ये साहित्य के क्षेत्र में हमने पढ़ लिया कि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, शूद्रक ने मृच्छकटिकम, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस, और अमर सिंह ने जो है अमर काव्य लिखा था। इस समय रामायण महाभारत इस काल में वर्तमान रूप में आई। यहाँ तक साहित्य के क्षेत्र में हेडिंग जो डाला है उसमें वर्णन आएगा राजभाषा संस्कृत से। अब आगे है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में। यहाँ से गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान, गणित तथा या ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में लगा लेना यहाँ से, ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इस काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। यहाँ तक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आएगा। उस काल की वास्तुकला, अब आएगा कला के क्षेत्र में, जो हेडिंग डाला ना आपने पॉइंट, उसका वर्णन है। उस काल की वास्तुकला, चित्रकला तथा धातुकला के प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाओं, दिल्ली में स्थित लोहा स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति और सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा से मिलते हैं। क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं कि गुप्त काल में जो है कला के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। वास्तुकला, चित्रकला और धातुकला, तीनों क्षेत्रों में तीनों कलाएं, वास्तुकला, चित्रकला और धातुकला, तीनों कलाएं जो है विकसित हुई गुप्त काल में। उसमें ये उदाहरण है, झांसी और कानपुर में अवशेष मिले हैं, अजंता की गुफाएं वो चित्रकला का उदाहरण है, दिल्ली में स्थित लोहा स्तंभ जो है धातु कला का सर्वोत्तम नमूना है जिस पर आज तक जंग नहीं लगी है, और ये नालंदा में 80 फुट ऊंची तो बुद्ध की तांबे की मूर्ति, और सुल्तानगंज में जो है 7.5 फुट ऊंची जो है बुद्ध की तांबे की प्रतिमा मिली है। ये सब जो है इसके वास्तुकला, मूर्ति कला, इसके उदाहरण है ये। तो ये कला का विकास जो है गुप्त काल में हुआ। इसमें आपके 1-1 नंबर के प्रश्न भी बनेंगे। जैसे यह प्रश्न पूछ ले कि 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा कहाँ है, कहाँ स्थित है, तो कहाँ है? सुल्तानगंज में। ठीक है, इस तरह से। और 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति कहाँ है? तो नालंदा में। इस तरह से छोटे प्रश्न 1 नंबर का कोई सा भी प्रश्न बन सकता है। बाकी कला के क्षेत्र में आप पूरा वर्णन करोगे। ठीक है, तो ये हो गई आपके 4 अंक का पूरा कंप्लीट प्रश्न। प्रश्न क्या है? गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उसमें आपको 3 हेडिंग डालने हैं। साहित्य के क्षेत्र में उसका वर्णन बता दिया मैंने आपको, कहाँ से कहाँ तक करना है। दूसरा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक करना है वो कर लो, और कला के क्षेत्र में। ठीक है, अगला है अपना गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज, ये भी आपके 4 अंक का प्रश्न है पूरा, गुप्तकालीन समाज। और ये इम्पोर्टेंट हो गया। अब जैसे सांस्कृतिक उपलब्धियां पिछली बार आ गई तो 4 अंक का प्रश्न है ये। ठीक है, तो देखो गुप्तकालीन समाज के बारे में, जैसे हमने मौर्यकालीन समाज का पढ़ा था ना, कौटिल्य और मेगस्थनीज ने जो बताया था, उसी अनुसार गुप्तकालीन समाज देखो, इसमें भी आप पॉइंट बना के वर्णन करना। पहला पॉइंट होगा वर्ण व्यवस्था इसका। अब वर्ण व्यवस्था का वर्णन देखो आप। गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभक्त था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान उच्च था। उनके कर्तव्य माने जाते थे अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान। किसके कर्तव्य? ब्राह्मणों के। दूसरा क्षत्रिय, 4 वर्ण वही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्ण जो थे गुप्त काल में समाज जो है इन 4 वर्णों में बटा हुआ था। ये ब्राह्मणों का हो गया। दूसरा क्षत्रिय का, क्षत्रिय का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना था, ये क्षत्रिय का कर्तव्य। फिर वैश्य, वैश्य का कार्य व्यापार और वाणिज्य करना था। ठीक है, ये वैश्य का कार्य हो गया। फिर शूद्र, शूद्र सेवा प्रदाता था, सेवा प्रदाता यानी शूद्र का कार्य इन सब की सेवा करना था। तो इस तरह से समाज 4 वर्णों में विभक्त था और चारों वर्णों के अलग अलग कार्य हो गए। ये भी सिर्फ ये भी 4 नंबर का पूछा जा सकता है इसमें आपके। जैसे अभी कुल सांस्कृतिक उपलब्धियां ही पूछी गई थी उसमें इस प्रकार से। तो समाज के 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इन चारों वर्णों के अलग अलग कार्य।
तो आपको तो वर्ण व्यवस्था डालकर यहाँ से यहाँ तक का वर्णन कर देना है। से शूद्र से शुरू से लेके शूद्र सेवा प्रदाता था यहाँ तक का। आगे देखो, गुप्त काल में जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन शिथिल होने लगा, फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही था। स्त्रियों का समाज में, अब अगला पॉइंट ये आएगा आपका, स्त्रियों की दशा। पहला पॉइंट होगा वर्ण व्यवस्था, दूसरा पॉइंट होगा स्त्रियों की दशा। तो गुप्त काल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, देखो स्त्रियों का यहाँ से वर्णन करना उसका। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक कृत्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था। प्रदा प्रथा नहीं थी। उस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। स्वयंवर प्रथा भी थी। तो ठीक है, यहाँ से करना इसका स्त्रियों की दशा का। पॉइंट आपके समझ आ गए होंगे। पहला पॉइंट वर्ण व्यवस्था, दूसरा स्त्रियों की दशा, और तीसरा होगा मिश्रित जातियां। अब देखो मिश्रित जातियों का वर्णन, ये यहां से देखो आप, ये आएगा। स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी। लड़की को अपनी स्वयंवर होता था और अपनी इच्छा अनुसार वर चुनने का अधिकार था। तो अच्छी थी स्त्रियों की दशा। यहाँ तक कर दो, थोड़ा आगे और आएगा इसमें स्त्रियों की दशा में। अब देखो अगला तीसरा पॉइंट होगा मिश्रित जातियां। गुप्त काल में उसका वर्णन यहाँ से। गुप्त काल में मिश्रित जातियां मुद्रवाव शक्तिकरण, अम्बष्ट, पारश्व आदि उग्र थी। कायस्थ गुप्त युग में एक वर्ग था, परंतु बाद में एक जाति के रूप में अस्तित्व में आ गया। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। तो ये भी आप स्त्रियों की दशा में लिखोगे इसको। यहाँ से गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण था, ये भी किस में लिखना है, स्त्रियों की दशा में। और मिश्रित जातियों का वर्णन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा आपके। इस प्रकार गुप्तकालीन समाज के 3 पॉइंट हो जाएंगे, वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों की दशा और मिश्रित जातियाँ। ठीक है, और तीनों का आपको अलग अलग वर्णन करना है। और स्त्रियों की दशा में उधर से लिख के थोड़ा सा यहाँ से भी लिख लेना। ठीक है, ये हो गया आपके गुप्त वंश पूरा। अब अगला आएगा आपके वर्धन वंश, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोनों प्रश्न 4-4 अंक के हैं, गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां और गुप्तकालीन समाज। ठीक है, और होमवर्क कर लेना पूरा यहाँ तक का, और टेस्ट की तैयारी करना।